जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर है जी आज का 74 है, कल 73 था। 74 ही लेक्चर 74 है आज हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में छोटा सा कंसेप्ट हमारा रह गया था कल, जो कि था चैप्टर 6 मॉर्टगेज एंड चार्जेस से रिलेटेड। उस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर इस चैप्टर के पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 यानी लेटेस्ट 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस में या तो रेपिटेशन है या वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, इजी है, इंशाल्लाह उनको करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, लेटेस्ट वाले 5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे आज के लेक्चर में कंसेप्ट के साथ। अच्छा, जो आज का लेक्चर है आपको पता है थोड़ा आज संडे है तो हमने एक्स्ट्रा लेक्चर रखा है ताकि हमारा जो 20 तारीख की बजाय सिलेबस 19 तारीख को ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो आज चूँकि आपकी कोई और क्लास नहीं है तो थोड़ा सा हमने बेनिफिट लिया है, क्लास की ड्यूरेशन को ज़्यादा कर दिया है। मैंने इस क्लास को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, हर हिस्से को अलग लेक्चर नंबर दिया है ताकि रेफ़र करना आसान हो। इससे आपने ये नहीं समझना कि शायद कोई जैसे रेगुलर लेक्चर हमारा उससे 3 गुना ज़्यादा ड्यूरेशन होगी, ऐसा नहीं है। ओवरऑल जो रिकॉर्डिंग की ड्यूरेशन होगी लगभग कोई 2.5 घंटे के करीब होगी रिकॉर्डिंग की। ठीक है, यानी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को जब ये लेक्चर्स मिलेंगे आज के तो टोटल ड्यूरेशन कोई 2.25 से 2.5 घंटे की होगी। लेकिन फिजिकल स्टूडेंट्स की ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकती है, दरमियान में कुछ चाय की ब्रेक में भी अगर कोई नमाज से का टाइम आया, पहले लेक्चर ना कंप्लीट हुए तो नमाज की ब्रेक होगी। लेकिन टोटल लगभग ड्यूरेशन हमारी 2.25 से 2.5 घंटे के दरमियान में होगी, एक्सपेक्टेड ये है। बाकी जब लेक्चर चलता है आपको पता है आपके क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसमें हो सकता है ड्यूरेशन चेंज हो जाए। तो प्लान हमारा आज का ये है कि आज का लेक्चर हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, हर हिस्से को एक अलग लेक्चर नंबर दिया है। जो हमारा लेक्चर नंबर 74 होगा अभी वाला, इसमें हम चैप्टर 6 का छोटा सा कंसेप्ट है ये कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद पास्ट पेपर के क्वेश्चंस होंगे वो हमने डिस्कस करने हैं। फिर जो बाकी के 2 लेक्चर्स हैं इनमें मैंने एक आपका चैप्टर सेलेक्ट किया है। तरतीब के लिहाज से तो चैप्टर 7 बनता है, लेकिन चूँकि थोड़ी सी क्लास की ड्यूरेशन ज़्यादा है तो मैं कोई ऐसा लेंथी या कम मुश्किल चैप्टर जो है वो स्टार्ट नहीं करना चाह रहा था कि ताकि आप ओवरबर्डन ना हो। तो जो इजी और कंपैरेटिवली मॉडरेट चैप्टर है वो मैंने सेलेक्ट किया है चैप्टर 10। ठीक है, काउंट्स एंड रिटर्न, जो कि आपके लिए इसलिए इजी है क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो ज़्यादातर आपने काउंटिंग में पढ़े हुए हैं। इवन अगर आप टाइटल भी देखें ना, टाइटल तो उसका टाइटल भी है अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस चैप्टर के अंदर आपके चूंकि अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं, तो ये चैप्टर समझना आपके लिए बहुत आसान है। इसलिए मैंने इस चैप्टर को सेलेक्ट किया। तरतीब के लिहाज से 7 था, लेकिन 7 एक लेंथी चैप्टर था, वो स्टार्ट हो जाता तो वो एंड होना थोड़ा सा एक क्लास में नहीं एंड हो सकता, जाहिर है। उसमें कोई कम से कम 4 लेक्चर्स हमने एलोकेट किए हैं जिसमें कंप्लीट होगा। और मैं ये भी चाह रहा था कि लेक्चर कोई ऐसा हो, फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई स्टूडेंट आज वाला लेक्चर स्किप भी कर देता है, नहीं भी लेता है, तो उसे कल अगर वो क्लास में आता है तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी लेक्चर ऐसा हम आज वाला रखें जो कि आइसोलेटेड हो, ठीक है, ताकि कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो शायद नहीं क्लास में आ सका, वो लेक्चर भी शायद नहीं देख सकेगा, ठीक है, बाद में देख लेगा। तो कल अगर वो क्लास में आता है तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा चैप्टर 10 को सिलेक्ट किया चैप्टर 7 की बजाय, ताकि जो चैप्टर आज स्टार्ट हो छोटा हो, आज ही खत्म भी हो जाए। सबसे पहले आते हैं लेक्चर 74। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ कंसेप्ट स्टडी किए थे, लेकिन अभी तक चैप्टर 6 में हमने 2 बड़े कंसेप्ट स्टडी किए हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट्स को हटा के बात कर रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 कंसेप्ट ज़्यादा हैं। पहला कंसेप्ट कौन सा है? रजिस्टर। अगर कोई कंपनी लोन लेती है तो वो इस लोन को रजिस्टर कैसे करवाएगी, रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स। और दूसरा, जब उस लोन को रीपे किया जाएगा तो उसकी रीपेमेंट के क्या स्टेप्स हैं रजिस्टर, क्योंकि रीपेमेंट को जब आपने लोन को रजिस्टर करवाया तो जो उसकी सेटिस्फेक्शन या रीपेमेंट है डेफिनेटली उसको भी आपने रजिस्टर करवाया, तो उसका क्या प्रोसेस होगा। लोन लेते हुए रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा, और जब लोन वापस किया तो सेटिस्फेक्शन या रिलीज ऑफ चार्ज का क्या प्रोसेस होगा। ये 2 अहम चीजें हमने डिस्कस की हैं। बाकी इसमें छोटी छोटी वेरिएशंस हैं, जैसे वो कहता है मॉडिफिकेशन का कंसेप्ट है, रेक्टिफिकेशन का कंसेप्ट है,
ठीक है। इसके अलावा फॉरेन प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट है। तो ये 2-3 ऐसे कंसेप्ट है जो कंपैरेटिवली समय एडिशनल कंसेप्ट है, रेलिवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, छोड़ने नहीं है, लेकिन थोड़े शॉर्ट या एडिशनल कंसेप्ट है। इंश्योर कर लीजिए कि आपको खास तौर पे चार्ज क्रिएशन का प्रोसेस और सेटिस्फेक्शन का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो, सारे स्टेप्स। एग्जाम में वो स्टेप्स आपसे लिखवाएगा। तो मुझे बताइए इनमें कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लें। कंसेप्ट क्लियर है सारे? पक्का? मॉडिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन में फ़र्क आपको पता है? चलिए ठीक है। और ये कंसेप्ट पता है कि अगर चार्ज कितने दिन में रजिस्टर करवाना भला? 30 डेज में। और अगर 30 डेज में रजिस्टर ना करवाया जाए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है आपको? क्या वो क्या अल्फाज थे? वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर एंड क्रेडिटर, यानी चार्ज वाइड होगा, लेकिन लोन अभी भी पेबल है। सिक्योरिटी वाइड है, सिक्योरिटी वाइड है, लोन नहीं। लोन अभी भी पेबल है, लेकिन उसकी हैसियत अनसिक्योर्ड डेट जैसी हो जाएगी। ओके चलिए, तो फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 की तरफ चलें जी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 क्या बताता है? देखिए ये जैसे कि कंपनी ने मॉर्टगेजेस से रिलेटेड, चार्जेस से रिलेटेड, यानी जो भी उसने लोन लिए दिए हैं उससे रिलेटेड क्या कोई रिकॉर्ड रखना चाहिए कंपनी को? बिल्कुल रखना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, छोड़ें कंपनी लॉ में क्या लिखा है, इसको छोड़ें, अगर एक कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है तो कोई एक ऐसा रजिस्टर होना चाहिए, जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स था जिसमें सारे मेंबर शेयर होल्डर्स की लिस्ट थी, लिखा हुआ था कितने शेयर किसके पास हैं, ठीक है, उसका एड्रेस क्या है, ये उसी तरह जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन होता है, उसी तरह का रजिस्टर ऑफ मॉर्टगेज एंड चार्जेस भी मेंटेन होना चाहिए। उसमें क्या रिकॉर्ड होना चाहिए आपके ख्याल में? कंपनी ने जितने भी लोन लिए उनके अगेंस्ट में क्या क्या चार्ज क्रिएट किया है और किस किस बैंक की फेवर में चार्ज क्रिएट किया है। शाबाश। अमाउंट्स क्या हैं? बिल्कुल बेहतरीन। डेट, बिल्कुल ठीक है। आइए जरा देखते हैं लॉ क्या कहते हैं। मेरा ख्याल है लॉ में भी लगभग यही चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएटिंग मॉर्टगेज एंड चार्ज। मुझे बताइए कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है भला? यहाँ पे लफ्ज इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है? इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है? वो एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट मुराद है इससे। वो लोन एग्रीमेंट जिसकी बेस पे चार्ज क्रिएट हुआ है। कहता है जितने भी लोन एग्रीमेंट्स किए हैं कंपनी उसकी कॉपी अपने पास रखेगी, होनी भी चाहिए भाई। लोन एग्रीमेंट किया है तो एग्रीमेंट की कॉपी हर एक के पास होनी चाहिए। कह रहा है एवरी कंपनी मस्ट कीप कॉपीज ऑफ ऑल मॉर्टगेज और चार्जेस डॉक्यूमेंट्स एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। कहां मेंटेन करना है? रजिस्टर्ड ऑफिस में। दिस इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग ए चार्ज, यानी वो डॉक्यूमेंट लोन एग्रीमेंट, और डॉक्यूमेंट मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग, यानी कह रहा है जो ओरिजिनल लोन एग्रीमेंट है वो भी, और अगर फर्ज कीजिए वो लोन एग्रीमेंट बाद में अगर चेंज होता है, कोई मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन को भी आपने डॉक्यूमेंट करना है, रिकॉर्ड रखना है, पता चले बाद में ये चेंज हुआ है। ठीक है, मॉडिफिकेशन का नाम कुछ रख सकते हैं, जैसे अडेंडम रख दिया, कोरिजेंडम रख दिया, कुछ इस तरह का नाम रख सकते हैं, अपेंडिक्स रख दिया कुछ, लेकिन ओरिजिनल लोन एग्रीमेंट भी रखेंगे आप कॉपी उसकी, और अगर उसमें कोई चेंजेस होती हैं उसकी भी कॉपी रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी है। आपको कोई इतराज तो नहीं? अच्छी चीज है, गैर जरूरी तो नहीं। ओके चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट है कंपनीज रजिस्टर ऑफ मॉर्टगेज एंड चार्जेस। कह रहा है ये तो आपने वो लोन एग्रीमेंट्स की कॉपी रखी थी, अब आपने उसका एक रजिस्टर या रिकॉर्ड भी रखना है। जिस तरह होता है ना, एक होता है हर स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म हर स्टूडेंट ने क्लास में स्कूल में एडमिशन लेना है तो जमा करवाया वो दाखिला फॉर्म। फिर एक होता है रजिस्टर अटेंडेंस का, जिसके ऊपर हर स्टूडेंट का नाम, उसके फादर नेम वगैरह लिखे होते हैं, या अटेंडेंस या रिकॉर्ड रजिस्टर। दोनों फर्क है। रजिस्टर बेसिकली समरी है, ठीक है, और वो जो अलग एडमिशन फॉर्म है वो इस बात का सबूत है कि रजिस्टर में जो भी एंट्री है वो जेन्युइन स्टूडेंट है। उसी तरीके से ये समझिए एडमिशन फॉर्म है ओरिजिनल रिकॉर्ड, और अब क्या है? इस सारे रिकॉर्ड की समरी, इसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मॉर्टगेज एंड चार्जेस। इसमें ओरिजिनल लोन एग्रीमेंट नहीं लगे होंगे, उनकी समरी लगी होगी, लिस्ट होगी सारी कंप्लीट। ठीक है, कह रहा है एवरी कंपनी मस्ट मेंटेन ए प्रॉपर रजिस्टर ऑफ ऑल चार्जेस एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस।
लोन एग्रीमेंट भी रजिस्टर्ड ऑफिस में होंगे, उनका जो रजिस्टर मेंटेन होना है वो भी रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होगा। दिस रजिस्टर मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, लॉ ने जो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया है उसके मुताबिक होगा। इंक्लूड्स फुल डिटेल ऑफ ऑल रजिस्टर्ड चार्जेस, सबकी डिटेल होगी, ठीक है। और वो डिटेल क्या हो सकती है बताइए, जो आपने अभी बताया, क्या अमाउंट, हाँ क्या अमाउंट था, व्हाट, किसके अगेंस्ट में चार्ज किया, एसेट्स अंडर चार्ज क्या है, बैंक लेंडर जिसकी फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ, ठीक है। ब्रीफ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, और इसके अलावा भी अगर लॉ ने कुछ फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया है तो वो होगा। अच्छा, यहाँ पे उसने डिटेल्स में बताया नहीं क्या क्या डिटेल होगी, ये बोला डिटेल होगी क्या। अगर किसी पास पेपर के सोल्यूशन में आपको डिटेल में मिल जाए, किसी एक लाइन में ये लिखा नजर आ जाए, तो आप क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे कि उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि कभी कभी पास पेपर के क्वेश्चन करते हुए हो सकता है एक दो कंसेप्ट आपके लिए नए हो, तो अगर कोई कंसेप्ट नए हो ऐड, यानी ऐसी चीज, आपसे जनरल क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसी चीज जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन पास पेपर में कभी पहले टेस्ट हो चुकी है, कभी पुरानी कोई टेस्ट हो चुकी है, क्या करना चाहिए, अब वो सिलेबस में अगर नहीं भी है ना, ठीक है, तो उसको ऐड कर लेना चाहिए, बेहतर ये ज्यादा नहीं होगी, समझ लीजिए 5% के करीब होगी पूरे सिलेबस में, 5% के वॉल्यूम 2 में कोई ना कोई नई चीज। बात ऐसे होता है तो स्टूडेंट कहते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कि सर क्या इसको हम इग्नोर कर दें, ये कंसेप्ट हमने छोटा सा कंसेप्ट है वॉल्यूम 1 में नहीं पढ़ा, वॉल्यूम 2 की केस स्टडी में, क्या इसको हम इसको इग्नोर कर दें। तो एहतियातन, वैसे इग्नोर भी कर दे प्रॉब्लम नहीं है कोई, लेकिन एहतियात का तकाजा यही है, मेरा मशवरा यही है कि ऐसा छोटा मोटा कंसेप्ट इसे एडिशनल लर्निंग समझे और ऐड कर देना चाहिए। डन जी, तो ये हो गया। अच्छा, कह रहा है इफ कंपनी फेल्स टू मेंटेन इट, इट कमिट्स एन ऑफेंस, अगर कंपनी रजिस्टर मॉडिफाइड चार्जेस मेंटेन नहीं करती तो क्या होगा, ऑफेंस होगा, और जो जिम्मेदार होगा, जो डायरेक्टर होगा, जो ऑफिसर होगा, वो पर्सनली लायबल होगा और फाइन, जुर्माना भी होगा, ठीक है। अब पर्सनली लायबल किस हद तक होगा उसके डिटेल में नहीं गया, वो हमें भी जानने की जरूरत नहीं। तो जिम्मेदार कौन होगा, जो जिसकी ड्यूटी लगाई थी, भैया एक भाई की ड्यूटी लगाई थी, कंपनी के जितने भी लोन एग्रीमेंट हो गए रजिस्टर में उसकी एंट्री करनी है, लोन एग्रीमेंट हमने ला के दे दिया, ये कंपनी सेक्रेटरी बैठा है, इसने उसकी एंट्री रजिस्टर में, लोन एग्रीमेंट दे दिया इसको, इसने रजिस्टर के अंदर उसकी एंट्री नहीं की, तो बताइए नॉन कंप्लायंस हुए, जुर्माना किसको पड़ना चाहिए, इसी को, इसी ऑफिसर को, ये लायबल, यानी जुर्माना कंपनी के खाते से नहीं इसकी जेब से जाएगा, पर्सनली इसकी तनख्वाह में से कटेगा, ठीक है। कंपनीज रजिस्टर, भाई ये बात समझ आ गई, दोनों में फर्क, ये इंस्ट्रूमेंट का रिकॉर्ड भी यानी लोन एग्रीमेंट्स भी रखने हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में, और समरी भी बनानी है रजिस्टर। अच्छा, समरी गैस करें किस लिए बनाई जा रही है, सोचें आपके ख्याल में समरी रिकॉर्ड, एक तो चले एक ऑफिशियल, एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिस होती है, जो भी चीज हो ना लिखत पढ़त में आ जाए तो अच्छी बात है, इसका कोई और भी इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, इंस्पेक्ट, बाज़ औक़ात कुछ लोग जो इस रिकॉर्ड को चेक करना चाहेंगे, जैसे कौन आपके ख्याल में चेक करना चाहेगा, वो पर्सन जो या तो लेने में है या देने में, यानी या तो वो पर्सन जिसने पैसे अदा करने हैं, हाँ, या वो पर यानी शेयर होल्डर, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है, और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो शेयर होल्डर की लायबिलिटी हो सकती है अगर अनपेड अमाउंट हो शेयर्स की, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो। तो गैस करें क्या ये रिकॉर्ड शेयर होल्डर्स को इंस्पेक्ट करने की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि वो देनदार होंगे, अगर फुली पेड शेयर ना हो तब, फुली पेड शेयर, क्योंकि फुली पेड शेयर पे लायबिलिटी नहीं होती, या क्रेडिटर जिन्होंने लोन दिया है उनको भी इंस्पेक्ट करने की इजाजत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। भाई उनको क्यों होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पैसे लेने हैं, ओके भैया कंपनी इसको मान भी रही है कि नहीं मान रही। अच्छा, क्या कोई दूसरे लोग जो ना क्रेडिटर है ना शेयर होल्डर है, जैसे कोई ऐसा बैंक जिसने अभी तक लोन दिया नहीं है लेकिन कंपनी ने अप्लाई किया है और उसने लोन की अमाउंट देनी है, फैसला करना है, क्या वो ये चेक कर सकता है कि ऑलरेडी कंपनी ने किस किस बैंक से लोन लिया है और बदले में क्या क्या सिक्योरिटी रिक्वाई है, क्या उसे इंस्पेक्शन का राइट होना चाहिए, कि सिर्फ करंट क्रेडिटर को होना चाहिए, शेयर होल्डर को होना चाहिए, अदर पर्सन को भी होना चाहिए, हाँ, लेकिन फिर उससे हमने फीस ले लेंगे, उससे हम, क्यों, मतलब फीस नहीं लेनी चाहिए क्या,
हर चीज की फीस होती है, वो लोन नहीं तो देख ले। अच्छा, हालांकि वो चाहे वो क्रेडिटर तो रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से भी चेकिंग कर सकता है, और मेरे जाती ख्याल में रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से चेकिंग करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कंपनी हो सकता है अपने रिकॉर्ड में कभी करे ना करे, लेकिन अल्लाह ने दोनों ऑप्शंस रखी हुई हैं। प्रैक्टिकली हम हमेशा, मैंने जो देखा है वो रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से ही समरी बनाते हैं कंपनी के बारे में, लेकिन अगर कंपनी का रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस भी कोई इंस्पेक्ट करना चाहे वो भी कर सकता है। कहां कर सकता है भला? रजिस्टर ऑफ। अगला कंसेप्ट यही है कि रजिस्टर एंड कॉपीज ऑफ चार्जेस डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अवेलेबल फॉर, रजिस्टर भी और वो जो कॉपी लोन एग्रीमेंट थी वो भी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन है रजिस्टर्ड ऑफिस में। शेयर होल्डर और क्रेडिटर तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्ट कर सकते हैं, अदर पर्सन फीस पे, प्रेस्क्राइब फी पे कर। फीस नहीं बताए, जो चीज नहीं ना बताई हो शुक्र अदा किया, परेशान ना हुआ करे क्यों नहीं बताई, शुक्र अदा किया करे नहीं बताई, वरना हमें याद करनी पड़ जाती है। इफ इंस्पेक्शन, अगर कंपनी इंस्पेक्शन रिफ्यूज कर दे, रजिस्ट्रार बोले भैया तेरी शक्ल मेरे को पसंद नहीं आई, तेरे को नहीं इंस्पेक्शन करने देंगे, भाग जाओ भाग जाओ, तो ये भाग जाए, क्या करे? भाग के किधर जाए? घर ना जाए, किधर जाए भला? रजिस्ट्रार के पास जाए, रजिस्ट्रार को जाके शिकायत लगाए। किसको शिकायत लगानी है? रजिस्ट्रार को। ये एक जुर्म समझा जाएगा, ठीक है, लेकिन क्रिमिनल जुर्म नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कैद में डाल देंगे उसको, जुर्माने वाला जुर्म समझा जाएगा, जिसमें जो डायरेक्टर ऑफिसर इंस्पेक्शन रिफ्यूज की उसको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा, और फिर बाद में रजिस्ट्रार के ऑर्डर पे इंस्पेक्शन भी करवानी पड़ेगी। ठीक, यानी ये रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करना राइट है। किस किस का? शेयर होल्डर का भी, क्रेडिटर का भी, और अदर पर्सन का भी, ठीक है। अब एग्जाम में छोटी सी केस स्टडी आ गई, उसने कहा क्रेडिटर, एक क्रेडिटर था, उसने रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज को इंस्पेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की, और कंपनी सेक्रेटरी ने बोला कि फीस पे करो तो इंस्पेक्शन कर देते हैं। अब वो आपसे पूछना चाहता है कि क्या ये जो कंपनी सेक्रेटरी ने डिमांड किया ठीक है, रिफ्यूज किया ठीक है, क्यों? हाँ, क्योंकि अदर पर्सन से तो फीस चार्ज कर सकते हैं, क्रेडिटर से नहीं, क्रेडिटर से फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्शन होगी। डन जी। ये था हमारा कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट था, लेकिन चूंकि कल वो आप मूड में नहीं थे पढ़ने के, तो फिर मैंने भी कहा रहने देते हैं, ऐसा ना हो आपके सर स्पीड तेज कर दिया। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आपके पास हैं 3 मिनट काफी है, रिवाइज कर लें और चीट शीट को पढ़ लें, तब तक मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन सेटअप करता हूँ। ठीक है जी, पास कीजिए जी। उम्मीद है रीडिंग कर ली होगी आपने। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, चलिए पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन पास्ट पेपर का अटेम्प्ट नहीं किया, इसीलिए हम 5 क्वेश्चन लेटेस्ट वाले अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले छोटा सा कंसेप्ट मुझे बता दीजिए। अगर कोई पर्सन बैंक, कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है, तो ये किसकी ड्यूटी है कि चार्ज को रजिस्टर करवाना है? कंपनी की। ओके, क्या कंपनी के अलावा कोई इंटरेस्टेड पर्सन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? पक्का? और उस सूरत में एक्सपेंसेस कंपनी पे करे। ये इंटरेस्टेड पर्सन कौन हो सकता है? लैंडर हो सकता है, शाबाश। और जो इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता हो, परचेजर, जो इस प्रॉपर्टी को, अगर फर्ज करे कंपनी का बाद में इरादा बनता है, क्या मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी की सेल परचेज हो सकती है? पहले ये बताइए। बिल्कुल हो, प्रैक्टिस में भी हो सकती है, कई दफा आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में मॉर्गेज। तो अगर खरीदने वाला इस चार्ज को रजिस्टर करवाना चाहे तो करवा सकता है। क्या उसे अपने नाम पे शिफ्ट करवाना चाहिए कि नहीं? स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, मैं आपसे उसका जवाब
पूछना चाह रहा हूं। स्टूडेंट ने कहा सर आपने कल बोला कि अगर कंपनी ने एक चार्ज क्रिएट करवाया, रजिस्टर हो गया, फर्ज करें क्या हो गया, कंपनी की ने रजिस्टर करवा लिया, बैंक भी है, अब आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट हो रही है, पेमेंट को भी रजिस्टर करवा रहे हैं, पार्शियल पेमेंट भी रजिस्टर करवानी होती है ना। फर्ज करें कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, पहला सवाल, क्या कंपनी इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है? इसका जवाब है सेल कर सकती है। दूसरा सवाल सोच के जवाब दीजिएगा, अगर कंपनी ने इस प्रॉपर्टी को किसी दूसरी कंपनी को सेल कर दिया, क्या दूसरी कंपनी को ये मॉर्टगेज या चार्ज जो रजिस्ट्रार के पास पहली कंपनी के खाते में है, इसको चेंज करवा के अपने रिकॉर्ड में ट्रांसफर करवा लेना चाहिए? क्योंकि रजिस्ट्रार के पास हर कंपनी का रिकॉर्ड होगा ना, कि उधर ही रखना चाहिए? क्वेश्चन ये था, स्टूडेंट ने कहा सर ठीक है, परचेजर जो है वो चार्ज को ट्रांसफर करवा सकता है, ये समझ आ गई बात, लेट रजिस्ट्रेशन भी उस समझ आ गई। मुझे ये बताइए कि परचेजर क्यों करवाएगा, उससे क्या फायदा है? हाँ, पेमेंट कम कर, नहीं ये ठीक है, लेकिन वो पेमेंट कम करके उसने पैसे दे दिए, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में वो क्यों चेंज रजिस्टर करवाएगा अपने? हाँ, ताकि कंपनी, पहली वाली कंपनी अगर डिफॉल्ट करे ना, तो फिर अगर तो पुरानी कंपनी के रिकॉर्ड में आ रहा होगा, ट्रांसफर नहीं करवाया, तो फिर वो वाला एसेट भी बिक जाएगा, क्योंकि वो भी अंडर चार्ज है। चार्ज का कंसेप्ट ही यही है कि अगर आपने लोन पे नहीं ना किया, तो जो प्रॉपर्टी अंडर चार्ज है वो बिक जाएगी लोन पे करने के लिए। तो अगर नई कंपनी उसे अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं ना करवाती, तो लोन डिफॉल्ट करेगी पुरानी कंपनी, और एसेट किसका बिक जाएगा? जो नई कंपनी ने खरीदा है। क्यों बिक जाएगा? क्योंकि उसने गलती की। क्या गलती की? चार्ज। और अगर नई कंपनी अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेती है, फिर नहीं, फिर वो उसी के डिफॉल्ट पे तो बिक सकती है, पहली कंपनी के डिफॉल्ट। तो इसीलिए जब कभी सेल परचेज करें प्रॉपर्टी अंडर मॉर्टगेज की, तो आपको क्या करना चाहिए? स्टेप नंबर 1, पहले तसल्ली कर लें कि कंपनी के साथ डीलिंग करें, ये प्रॉपर्टी अंडर मॉर्टगेज या चार्ज है कि नहीं, पहले ये तसल्ली कर लें। ये तसल्ली कैसे करेंगे? स्टार के रिकॉर्ड से भी कर सकते हैं, कंपनी के रिकॉर्ड से। दूसरा काम आपने प्रैक्टिकली ये करना है कि जो चार्ज की अमाउंट होगी उसे लोन में से लेस कर देना। या तो कंपनी को ये कहते हैं भैया सारा सेटलमेंट करके ना, जीरो करके प्रॉपर्टी नीट एंड क्लीन हमें बेचो, और अगर नहीं तो फिर आपने जो मॉर्टगेज या चार्ज की अमाउंट है वो लेस करके ट्रांसफर करवाना। ये प्रैक्टिकल स्टेप। और फिर तीसरा काम क्या करना है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी तो उसका चार्ज भी आपने हम पे ट्रांसफर करवाना है। ठीक है, वरना बात का ऐसा आपने शायद कभी ऐसा सुना हो कि एक बंदे ने गाड़ी लीज पे ली और फिर उसके बाद बेच दिया, और जिसने खरीदा बैंक उससे गाड़ी वापस लेने आ गया। क्यों लेने आते हैं भला? क्योंकि बैंक के पास चार्ज ट्रांसफर नहीं करवाया होता। ऐसे कभी आपने सुना केस इस तरह का? हाँ, ऐसे बात हो जाए। चलिए अब वापस चलते हैं। अब उम्मीद है कि सारी डिस्कशन के बाद ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, अटेंटिव हो जाए। देखिए जो कुछ पढ़ा वो तो अहम था, लेकिन असल मकसद क्या था? पास्ट पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल होना। तो अब आपकी एबिलिटी, किताब चाहे बंद कर दें, पेन पेंसिल रख दें उसके अंदर, बंद कर दे, कोई अहम चीज जहन में आई तो नोट कर लीजिएगा, वरना पूरा फोकस सामने, पूरा फोकस सामने। एग्जाम में भी इसी तरह होगा ना जी? क्या इंटरेस्टेड पर्सन में शेयर होल्डर भी आ सकता है? यस, शेयर होल्डर भी इंटरेस्टेड पर्सन में आ सकते हैं, क्योंकि जाहिर है उन्होंने भी पेमेंट करनी है, अल्टीमेट पे वो भी पार्टी है। Under the company that 2017 discuss the requirements that must be complied with by a borrower. borrower कौन है भला? कंपनी के बैंक, कंपनी। बैंक कौन होता है भला? लेंडर। कंपनी लॉ जो है जनरल टर्म यूज करेगा बारोअर और लेंडर की, लेकिन आपको पता है बारोअर से मुराद कंपनी है और लेंडर से मुराद बैंक। In the event of modification of charge previously registered in favor of a bank, modification वाला कंसेप्ट पूछ लिया, पहुंच गए? कौन से वाला कंसेप्ट है वाला? इस क्वेश्चन के अंदर सबसे अहम लफ्ज कौन सा है? तो जरा इसको अंडरलाइन कर ले, फौरन किताब खोल के इसको अंडरलाइन कर दें ताकि पता चल जाए कि ये मॉडिफिकेशन वाला है। बता सकते हैं क्या प्रोसीजर है? मेरे ज़हन में तो सिर्फ इतना ही आ रहा है क्या कि मॉडिफिकेशन का भी प्रोसीजर वही होगा जो रजिस्ट्रेशन का है। बस इतना एक लाइन में लिख दूं कि बताऊं क्या करना पड़ेगा?
वो प्रोसेस भी बताएं, सिर्फ ये ना कहते वही प्रोसेस, वही जो पढ़ा था वही, ऐसे नहीं। क्या करना है बताना है। मॉडिफिकेशन जो है, मॉडिफिकेशन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन, ये कॉपी रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी है 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर के साथ, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, ठीक है। और रजिस्ट्रार इसको फिर रजिस्टर करेगा, जो एविडेंस होगा मॉडिफिकेशन रजिस्टर हो चुकी है। पहली चीज मॉडिफिकेशन रजिस्टर करवानी है, यस करवानी है। कैसे करवानी है ये आप लिखेंगे वैसे ही जैसे ओरिजिनल करवाते हैं, लेकिन इसके बाद ओरिजिनल का प्रोसेस लिखना है वो, यानी सिर्फ इशारा नहीं कर देना कि वही प्रोसेस है, बल्कि उस प्रोसेस को आपने बताना है। क्लियर जी। क्वेश्चन नंबर 1 जरा एक दफा सरसरी तौर पे इसका सोल्यूशन अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें कि यही सोल्यूशन लिखा है। हाँ 26 पेपर अटेम्प्ट करेंगे, पेपर अटेम्प्ट, लेकिन सेशन ये के बाद मुझे याद करवाइएगा, आपकी प्रैक्टिस करवानी है ड्राफ्टिंग स्किल की, पेपर टेक्निक्स की, ठीक है, और एक सिमुलेशन करवानी है एक ही सीटिंग के अंदर पूरा पेपर, ये करवाना, ये जहन में रखिएगा। लेकिन ये कब करवाएंगे, वो रिवीजन स्टेज, यानी यूँ कह लीजिए कि जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, यही आपकी समझिए रिवीजन होगी एक तरह से, क्योंकि उसमें पेपर के कंसेप्ट्स भी आ रहे होंगे, ठीक है। ये काम जहन में रखिएगा, मुझे याद करवाइएगा, बच्चे ने भी याद करवाया। चले भाई यही लिखा है सोल्यूशन में, पक्का। आगे चलें नेक्स्ट। तो ये मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था, आगे चलते हैं अगला। ये बड़ी सी केस, अच्छा ये 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ये मुश्किल लग रहा है। मुश्किल नहीं है ये, एक नहीं दो, ये एक बड़ा क्वेश्चन नहीं है, पहली चीज ये ध्यान रखें, ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन, मैं दो छोटे क्वेश्चन है। कह रहे हैं 15 जुलाई हेलीकॉप्टर ट्रेडिंग लिमिटेड पहले रिक्वायरमेंट सॉरी अंडर द अच्छा ये एक जहन में रखिएगा, ये स्ट्रक्चर, इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यहां खत्म नहीं हो रहा, यहां खत्म हो रहा है, और दूसरा हिस्सा यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये उसने इसको अलग अलग किया हुआ, एबीसी है ना, तो आपने थोड़ा देख लेना है, पहला पार्ट यहां तक है और दूसरा पार्ट यहाँ। हालांकि ये पैराग्राफ है ना, लगता है कंटिन्यूएशन में, लेकिन मुमूमी तौर पे जो होता है ना, एज्यूम दैट टुडे, इस अल्फाज से जब दोबारा स्टार्ट करता है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन रिलेट कर रही होती है। ये जो पार्ट बी और सी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ है, ये वाली ऊपर वाली इंफॉर्मेशन बी और सी से नहीं, ए सी। कह रहा है जी अंडर द कंपनी एक्ट 2017 डिस्कस द ऑब्लिगेशंस ऑफ एसटीएल अपॉन क्रिएशन ऑफ द चार्ज। क्रिएशन मेरे लिए अहम लफ्ज कौन सा इसमें आ गया, क्रिएशन ऑफ द चार्ज। लगता है ये चार्ज हमारे पूरे कंपनी एक्ट से मुझे पता चला कंपनी लॉ वाले पोर्शन का सवाल है, और चार्ज से मुझे पता चला कि चार्ज वाला चैप्टर है, और क्रिएशन से मुझे पता चला ये क्रिएशन वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। भाई समझ रहे हैं क्वेश्चन से किस तरीके से क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन जानना कि क्या पूछ रहा है। कर द राइट्स ऑफ डीबीएल, मुझे प्रोसेस ऑब्लिगेशन बता दो, राइट्स ऑफ डीबीएल इन सच सर्कमस्टेंसेस, इसमें राइट क्या है डीबीएल का, प्रोसेस बता, ऑब्लिगेशन बतानी है, राइट बताना है, एंड द प्रोसीजर अंडरटेकन टुगेदर विद ग्राउंड्स अपॉन व्हिच द सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन वाज ऑथोराइज्ड। सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन कैसे ऑथोराइज हो गई। सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन से मुझे लग रहा है शायद इसमें कोई डिले वाली बात आई, मे भी पढ़ते हैं। 15 जुलाई को एस हेलीकॉप्टर ट्रेडिंग लिमिटेड ऑब्टेन्ड ए 4-year लोन फ्रॉम ड्रोन बैंक लिमिटेड डीबीएल। एसटीएल कंपनी है और डीबीएल बैंक है। अच्छा ये छोटी सी चीज है, ध्यान में रखिएगा, क्या एग्जाम में अब आप एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। आई कैप के हर पेपर में आप देखेंगे जहां कहीं वो लंबा सा कंपनी का नाम होता है साथ में एब्रीविएशन जरूर लिखता है। इस एब्रीविएशन का मकसद पता है क्या होता है इसका, ताकि आप भी इसे अपने सॉल्यूशन में एब्रीविएशन ही लिख सके। तो आपने अपने सॉल्यूशन में एब्रीविएशन क्या लिखनी है, एसटीएल डीबीएल, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये कि मिक्स नहीं करना, यानी आपको पता होना चाहिए डीबीएल से मुराद बैंक है, बी फॉर बैंक, ये डीबीएल बैंक है, ये ना वो चलते चलते आप नाम आगे पीछे कर दें, सारे का सारा कंसेप्ट जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं, हालांकि छोटी सी बात है बज़ाहिर लिखने को, लेकिन ये नाम मिक्स हो जाते हैं, नाम मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। क्लास में बहुत से ना उस्ताद नाम याद रखने को बाज़ औक़ात मिक्स हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है।
तो लेकिन उसमें तो कोई नुकसान की बात नहीं। एग्जाम में अगर आपने नाम मिक्स, प्रोमिसर को बना दिया प्रोमिसी, इस चीज का एग्जाम में ध्यान रखना है, नाम आगे पीछे नहीं करने फौरी तौर पे ना कोई निशान। अब ये जो शार्प किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं ना कोई लिंक बता देते हैं। जैसे मैंने बताया, मुझे नहीं बाद में पता चलना HTL और DBL में से कौन सा बैंक था, कौन सा कंपनी थी, तो मैंने हल्का सा बताया B फॉर बैंक, बस DBL बैंक है। इस तरह का ना छोटा मोटा असूल फौरी तौर पे बना के ना क्वेश्चन के अंदर से ही, तो क्लैरिटी रखनी है एब्रीविएशन यूज करते हुए कि कौन सी एब्रीविएशन किस पार्टी को रेफर कर रही है। छोटी सी बात लगेगी आपको, बहुत सी छोटी सी, लेकिन पार्टी की पोजीशन चेंज कर दें तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि एक के राइट्स दूसरे के लायबिलिटी, वो गलत हो जाएगा। ये समझ आई बात क्या बताना चाह रहा हूं? तो कह रहे हैं लोन दिया DBL से, सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ओवर इस फैक्ट्री बिल्डिंग इन फैसलाबाद। तो बताइए क्या मॉर्टगेज रजिस्टर करवाना है? कितने अरसे में? विद इन 30 डेज। गलत। फ्रॉम द डेट ऑफ इनका, गलत। सुने, विद इन 30 डेज बात ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट है। क्यों? यहां पे सिर्फ 30 डेज नहीं बोलने आपने, डेट भी बतानी है, क्योंकि उसने डेट भी दी है। और डेट किस लिए दी है उसने भला? ताकि आप अपने सोल्यूशन में क्वेश्चन में डेट हो तो सोल्यूशन में डेट होना जरूरी है। बताया था ना ये आपको, मुझे याद है बिजनेस लॉ में वो जो था ना, वो लेटर एक्सेप्ट चैप्टर 2 था, वो ऑफर कम्युनिकेट होती थी, एक्सेप्टेंस होती थी, रेवोकेशन होती थी, उसमें वो डेट्स घुमाता था। तो हमने क्या बताया, मैंने आपको वहां पे बताया था कि क्वेश्चन के अंदर अगर डेट्स हो तो आपके सोल्यूशन में भी डेट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे 30 डेज लिखेंगे तो सही, लेकिन 30 डेज के साथ साथ डेट भी मेंशन करने हैं। ओके, करना चाहिए। द omission was discovered on 20 अगस्त 2025 and the charge was subsequently registered later that month। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम हुई? 20 अगस्त और 15 जुलाई में 30 दिन गुजर चुके थे। तो मेरा तो ख्याल है 30 दिन गुजर जाए तो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकती। पक्का श्योर है? अब हो सकती है 30 दिन के बाद भी। ओके। Under the company that 2017 discuss the obligation of STL upon creation of the charge अच्छा चार्ज क्रिए, एक है चार्ज क्रिएशन, एक है चार्ज रजिस्ट्रेशन। सेम कंसेप्ट है कि अलग है? चार्ज क्रिएट पता है कब होता है? जब लोन एग्रीमेंट पे साइन होते हैं। और चार्ज रजिस्टर कब होता है? जब रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इशू करता है। ये चार्ज क्रिएट तो हुआ है, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड टाइम के अंदर रजिस्टर नहीं हुआ, रजिस्टर लेट हो गया। तो हमने क्या क्या बताना है? ऑब्लिगेशन ऑफ STL अपॉन क्रिएशन ऑफ चार्ज, राइट्स ऑफ DBL इन सच सर्कमस्टेंसेस एंड प्रोसीजर अंडरटेकन टुगेदर विद ग्राउंड्स अपॉन व्हिच द सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन वाज ऑथराइज्ड। इस एक क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? पहले कह रहा है ऑब्लिगेशंस, राइट्स और प्रोसीजर। ऑब्लिगेशन STL यानी कंपनी, कंपनी की क्या ऑब्लिगेशन है? इट इज द ड्यूटी ऑफ कंपनी टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार। कब? विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन। ये है इसकी ड्यूटी, चार्ज रजिस्टर। राइट्स क्या है DBL का? It is the right of DBL to get the charge। ड्यूटी कंपनी की है, राइट क्या है? DBL का, to get the charge। और अगर अब यहाँ पे बात खत्म नहीं करनी, हमने ये बता दिया कि ये सॉरी क्या है, DBL भी चार्ज रजिस्टर करवा सकता है। और आगे अगली बात भी करें। अगली बात क्या है? अगर वो चार्ज रजिस्टर करवाता है तो एक्सपेंसेस will be borne by company HTL। कंपनी के लफ्ज की बजाय क्या लफ्ज लिखना है? HTL। स्पेसिफाई करना है ना, तो कंपनी का लफ्ज कंपनी लिखना चाहिए कि HTL? HTL। भाई ये 2 बातें समझ आ गई, ड्यूटी भी समझ आ गई, इसका राइट भी समझ आ। अब क्या है प्रोसीजर? क्या प्रोसीजर हमें ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन का लिखना चाहिए क्या डिलेड वाला? तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे? पहले क्या चीज साबित करेंगे कि ये ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन है, यानी टाइमली रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है कि डिलेड का? डिलेड का कंसेप्ट। पहले तो ये बताना है आपने 30 डेज में करना था, 30 डेज गुजर चुके हैं, ये डिलेड रजिस्ट्रेशन है। फिर कहना है परेशान ना हो, डिलेड रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है। 2 बातें पूछी, किस केस में होगी?
कंडीशन क्या है, प्रोसेस क्या है, किस केस में? अगर ओमिशन एक्सीडेंटल हो, अनइंटेंशनल हो और शेयर होल्डर क्रेडिटर के राइट्स को अफेक्ट ना करते हो, तो प्रोसेस क्या होगा भला? स्टेप नंबर 1 अप्लाई करना है एससीसीपी। एससीसीपी कंसीडर करेगा जस्टिफिकेशन जो 3 हमने बता दी, और अगर जस्टिफाइड रीजन है तो एससीसीपी अलाउ कर देगा, ऑर्डर इशू करेगा, और फिर उस ऑर्डर को रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाना है और रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्रेशन कर देगा। डन। एक बात रह गई, जो स्टूडेंट बताएगा इंशाल्लाह खसूसी दुआ उसके लिए इस दफा पास की। इस प्रोसेस के अंदर, डिलेड रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर एक बात रह गई। हाँ जी, शाबाश, गुड। कि ऑलरेडी अगर कोई पार्टी ऑलरेडी 4 रजिस्टर करवा चुकी है, उसके राइट्स इफेक्ट नहीं होंगे, यानी उसका प्रायोरिटी राइट रहेगा, उसका बेटर राइट रहेगा बाद वाले से। जो पहले रजिस्ट्रेशन करवा दे उसका राइट पहले होगा, उसका राइट बेटर होगा। किससे बेटर होगा? जिसने बाद में रजिस्ट्रेशन करवाई। अच्छा, ये तो लिखा बड़ा असूल है, लेकिन यहाँ पे खास तौर पे क्यों मेंशन करता भला? क्योंकि जो लेट रजिस्ट्रेशन करता है ना, फिर एतराज ये उठाता, कहता सर लोन तो पहले मैंने दिया था, दूसरे ने बाद में लोन दिया है, उसकी बारी पहले लगा दी, क्यों? ये मैटर नहीं करता लोन किसने दिया, ये मैटर करता है रजिस्ट्रेशन किसने पहले करवाई। डन जी, क्लियर? पार्ट बी की तरफ चलते हैं। एज्यूम दैट टुडेज डेट इज 23 अगस्त। अच्छा, ये जहन में रख लीजिए, यहाँ पे बात कुछ शोर समझते हैं सर ये पार्ट ए ही आगे चल रहा है, हालांकि ये नंबरिंग अच्छी नहीं है, मैं इसको अच्छी नंबरिंग नहीं समझता, जिसमें अंदाजा लगाना पड़े कि पार्ट ए यहाँ पे खत्म हो गया, आगे पार्ट, यहाँ पे पार्ट बी लिखना चाहिए था उसे, यहाँ पे बी, यहाँ पे इसको 1 और 2 लिखता, वो ज्यादा क्लियर होता कि यहाँ से पार्ट बी, ये ए इधर लिखता, यहाँ पे लिखता बी, इसको लिखता पार्ट 1 पार्ट 2। और आई कैप की मर्जी, वो जीबो जब वो जेन्युइन ही मतलब होता चलता है, बच्चे याद करके आए, मैं इस तरीकों से तो बच्चों को नहीं फेल कर सकता, की छोटी छोटी मोटी चीजें होती है। ये क्लास में बैठ के आपको कोई इतना अहम चीज नहीं लगेगी, लेकिन एग्जाम में बैठ के ना बड़े और हाइपर सेंसिटिव होते हैं, वहाँ पे छोटी सी चीज भी नहीं आ जाए ना तो कहते हैं ये पता नहीं क्या चीज आ गई है, इसका क्या करना है। कोई अल्टरनेट टर्म यूज कर ले, हैं बताओ, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रिंसिपल्स बताओ। ये कौन सा था, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं। कौन सा था कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट? क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम है, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा। चलिए आगे चलते हैं। एज्यूम दैट टुडेज डेट इज 23 अगस्त 2029। ओके, ऑन 19 जून 2028 STL entered into an agreement to sell the mortgage property to Hamid Beg। STL ने एग्रीमेंट किया ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी हामिद बेग को सेल करने। भाई मॉर्गेज प्रॉपर्टी तो मेरे ख्याल से सेल हो ही नहीं सकती, पक्का? मॉर्गेज समेत हो सकती है। आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट हामिद बिकेम अवेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड चार्ज एंड एक्यूज्ड STL concealing material facts, threatening legal action and claiming damages। तो सही है ना, उसने नहीं बताया उसको, क्या मतलब? पब्लिक डॉक्यूमेंट देख सकता था, इजाजत थी, बिल्कुल। तो ये किसका कसूर, हामिद का कि कंपनी का? हामिद का। इस तरह का मिलता जुलता असूल हमने वो बिजनेस लॉ में पढ़ा हुआ ना, क्या है, लेट द बायर बी अवेयर, तो बायर को अलर्ट रहना चाहिए। Threatening legal action and claiming damages. As a result, sale was not finalized and STL retained ownership of the property। उसने सेल नहीं कंप्लीट की। On 18 जुलाई 2029 STL repaid loan in full, but the company secretary failed to notify the registrar of the satisfaction of the charge। 18 जुलाई को लोन पे कर दिया, लेकिन 27 अगस्त तक नहीं बताया, नहीं बताया ना। ओके, तो एनालाइज द फॉलोइंग अंडर द कंपनीज एक्ट, ये एनालाइज करें।
द वैलिडिटी ऑफ हामिज एक्यूजेशन रिगार्डिंग कंसीलमेंट ऑफ रजिस्टर्ड चार्ज, ये हमने डिस्कस कर लिया। भैया फारिग है आपका चार्ज, आपको खुद इंस्पेक्ट करना चाहिए था, पब्लिक रिकॉर्ड अवेलेबल है। ओके, इसको क्या रूल था, लॉ ने बताया था, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, बायर इज एज्यूम टू हैव कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का लफ्ज पूरे चैप्टर में कहीं पढ़ा है? इसका मतलब यही है कि खरीदने वाले को समझा जाएगा मॉर्टगेज या चार्ज है प्रॉपर्टी, तो उसे पता है। ठीक है। वैसे पाकिस्तान में एक और लॉ है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जो बेचने वाले की भी जिम्मेदारी लगाता है। अगर आप 1 to 1, ये तो कंपनी का रूल है ना, तो चले कंपनी का रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल है। अब अगर इंडिविजुअल ने किसी, ये आपसे प्रैक्टिकल, इसका क्वेश्चन से सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सजेशन बता रहा हूं। जब दो इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टी बाय सेल करते हैं ना इंडिविजुअल, तब तो कंपनी एक्ट अप्लाई नहीं ना होता, कंपनी एक्ट तो कंपनी में अप्लाई होगा। तो अगर इंडिविजुअल भी लेकिन मॉर्टगेज या चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं और गिरवी के तौर पे अपनी जमीन जायदाद रख सकते हैं। ऐसी सूरत में एक और लॉ है जो ये कहता है कि इंडिविजुअल जब ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे तो फिर बेचने वाले की जिम्मेदारी है कि वो बताएगा कि जमीन पे ऊपर कोई लोन गिरवी वगैरह है, तो वो बेचने वाले, लेकिन वो क्या है, इंडिविजुअल का है। तो प्रैक्टिकली ज़हन में रखिएगा कि अगर आप किसी को कोई लोन लेके गिरवी जमीन है और किसी को बेच रहे हैं ना, तो फिर आपने ये नहीं सोचना कंस्ट्रक्टिव नोटिस, बायर अज्यूम टू हैव कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वो कंपनी के केस में है, इंडिविजुअल के केस में नहीं है। ये बात प्रैक्टिस, एक बार इसको भूल जाए फिलहाल थोड़ी देर के लिए कहीं नोट करके, क्योंकि ये ना एग्जाम में ये बात याद आ जाए तो ये लिख ले, ये नहीं लिखना। एग्जाम में क्या लिखना है? तो ये बताइए क्या हामिद बेग सही कह रहा है? नहीं, गलत कह रहा है। दूसरा, obligations of STL upon full repayment of the loan and how the failure to notify the registrar may be ratified। तो ऑब्लिगेशन क्या है? फुल रीपेमेंट पे क्या ऑब्लिगेशन है? सेटिस्फैक्शन रजिस्टर करवाए, क्या मतलब? रीपेमेंट को भी रजिस्टर करवाना है। लोन लेने को रजिस्टर करवाया था, रीपेमेंट भी पक्का कब करवाना है? 30 डेज। किसको? रजिस्ट्रार को ही। ये है ऑब्लिगेशंस एचटीएल की। एचटीएल 30 डेज के अंदर पार्शियल हो या फुल हो, धन सारी सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करवाएगी रजिस्ट्रार के पास, और उसके साथ क्या, विद इन 30 डेज और प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स और एविडेंस ऑफ पेमेंट जमा करवाने के बाद। डन जी। ये किसकी है? एचटीएल। भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर क्या कह रहा है? फेलियर टू नोटिफाई द रजिस्ट्रार में बी रेटिफाइड। रजिस्ट्रार को नोटिफाई नहीं किया, ये करना था। ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या है? क्या करना था, लेकिन किया नहीं है। कह रहा अब क्या करें? लेट क्वेश्चन को समझ रहे हैं? क्वेश्चन को समझना असल काम है, वरना तो जो नोट्स है वो तो सिंपल है, जो कंसेप्ट है। क्या रेटिफाई कर सकते? कैसे रेटिफाई करेंगे? एक्स्ट्रा फी और पेनल्टी। वो इसमें एससीसीपी नहीं था, किताब में देखे बगैर बताना, ना 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 ना, ना बनाए ना ना। यहां पे भी लेट हो गया, यहां पे भी लेट हो गया। फर्क है, यहां पे चार्ज क्रिएट हो रहा था, यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। ये दोनों में फर्क है। चार्ज क्रिएट हो, लेट रजिस्ट्रेशन वाया एससीसीपी होगी, सेटिस्फैक्शन लेट हो गई, देखिए बगैर बताना है एससीसीपी इन्वॉल्व होगा कि नहीं। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है अब भी एससीसीपी के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवानी है, इजाजत ऑर्डर पास? कितनों का ख्याल है नहीं? पक्का श्योर है? यही लिखा हुआ है। अब इसका फिर ध्यान रखना है कि लेट रजिस्ट्रेशन इज इक्वल टू एससीसीपी, लेट सेटिस्फैक्शन नो एससीसीपी, सिर्फ फाइन पे। भाई सिंपल सी बात है, दोबारा क्या बताऊं? यानी लेट रजिस्ट्रेशन में तो एससीसीपी के पास जाना है, लेट सेटिस्फैक्शन में नहीं जाना, वो रजिस्ट्रार के साथ ही ले दे के मामला खत्म कर देना है। पेनल्टी पे करके दोबारा बता। भाई लिखा हुआ है, लेट रजिस्ट्रेशन में एससीसीपी के पास जाना है, लेट सेटिस्फैक्शन में रजिस्ट्रार को पेनल्टी देनी है। लिख लेना, फिर दोबारा पूछे तो फिर लिखा भी नहीं है ना, पहली दफा लिख, अब कहेगा लिखा हुआ सर, देखिए किधर लिखा हुआ।
तसल्ली कर लें, लेट सेटिस्फेक्शन के अंदर कहीं एसवीसीपी तो नहीं, एक दफा पढ़ लें, पक्का जी। प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनीज के केस में भी यही अज्यूम किया जाएगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफिसर। हाँ, हर केस में यही अज्यूम किया। जहां पे टाइप ऑफ कंपनी मेंशन नहीं है वो कंसेप्ट किस कंपनी के लिए होता है? हर कंपनी के लिए, ठीक है। पूरे लॉ में मुझे कोई एक कंसेप्ट बता दीजिए जो सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होता है, ब्रोकर वाला कंसेप्ट। पूरे लॉ में मुझे कोई एक कंसेप्ट बता दीजिए जो सिर्फ पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होता है। कमेंसमेंट वाला, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला, और सेक्रेटरी वाला, और कंपीटिंग बिजनेस भूल गए? वो इतनी अहम बात, सीईओ का कंपीटिंग बिजनेस। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया 2, ये बड़ा क्वेश्चन था। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्या है जी क्वेश्चन? कह रहा है इन मई 24, पहले रिक्वायरमेंट, advise GHL on its obligation under the Companies Act 2017 concerning post registration compliance for the loan secured, concerning post registration compliance। अभी पढ़ते हैं क्या है। In May 24, Graves Hotels Limited GHL, an unlisted company, unlisted अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि हमें नहीं पता आगे चल के सिचुएशन क्या निकलेगी, obtained a loan from Watermelon Bank Limited to construct a new hotel. Loan was structured to be repaid in 12 equal half-yearly installments starting from June 2025. Loan was secured by GHL's property, the Shangla Hills Hotel and Resort. प्रॉपर्टी थी, कोई होटल होगा ना, होटल था कंपनी का, ये होटल का नाम है, कंपनी का नाम नहीं है, शांगला हिल्स होटल एंड रिजॉर्ट, which had the mortgage registered in favor of WPL in June 24। तो यहां तक तो सारा कुछ सही हो रहा है। कंपनी को लोन चाहिए था, लोन लिया, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री की, मॉर्टगेज क्रिएट हुआ, मॉर्टगेज रजिस्टर भी हुआ। यहां तक सारी कहानी ठीक चल रही है। अब आगे मुझे बताए क्वेश्चन किस तरफ जा सकता है? या तो सेटिस्फैक्शन की तरफ जाएगा या मॉडिफिकेशन की तरफ जाएगा, ऐसा ही है ना इसके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाले तक तो उसका सब कुछ ठीक हो गया। Due to anticipated delay in completing the project, GHL requested an extension of the loan repayment start date from June 2025 to June 2026. After deliberations, WBL agreed on the condition that the loan would now be repaid in 10 equal half-yearly installments starting from June 26, and an addendum was signed on 3 मार्च 2025। पहले कहां से स्टार्ट होनी थी? जून 25 से। अब किससे कहां से शुरू होगी? तो मेरा तो ख्याल है चूंकि जो प्रॉपर्टी अंडर मॉर्टगेज है वो तो सेम है, वो पहले भी सेम थी अब भी सेम, तो कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये मॉडिफिकेशन, क्या कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन मॉडिफाई हो, प्रॉपर्टी सेम रह जाए, लोन की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हो, तो क्या फिर भी मॉडिफिकेशन रजिस्टर करवानी होगी? बिल्कुल होगी। तो बताइए जरा मॉडिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, क्या करें? पहले बताएंगे ये मॉडिफिकेशन है, फिर बताएंगे मॉडिफिकेशन को भी रजिस्टर करवाना है। कितने अरसे में रजिस्टर करवाना है? 30 दिन। और 30 दिन के आगे क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे, और डेट 30 दिन स्पेसिफिक डेट कहां लिखी हुई है? स्पेसिफिक डेट। मॉडिफिकेशन कब साइन हुई? हाँ जी, 3 मार्च। फिर इसके लिहाज से क्या 30 दिन बता, जैसे लगभग 2 अप्रैल कर ले या 1 अप्रैल कर ले, 2 अप्रैल ठीक है, हाँ 2 अप्रैल ठीक है। मार्च के 31 दिन होते हैं, कोई बात नहीं, 1 आधा दिन आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है। आप अज्यूम कर ले कि 30 दिन ही होते हैं हर महीने के, ठीक है, 1 आधा में प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन 30 दिन कैलकुलेट लिख के तो डेट जरूर लिख दीजिएगा कि 3 को हुआ तो लगभग 2 अप्रैल होगी। एडवाइस जीएच, तो ये हम हाँ जी डेट लिख दी, और फिर इसके बाद क्या किया? रजिस्ट्रार के पास अडेंडम फाइल करना है, कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से अमेंडमेंट वो भी फाइल करनी है, पर्टिकुलर्स भी, और रजिस्ट्रार क्या करेगा? सर रजिस्टर कर देगा। भाई क्लियर, यही बातें लिखनी है। जरा सॉल्यूशन देख लें, इसमें कोई नई बात तो नहीं।
केस बड़ा क्लियर हो, मॉर्टगेज या चार्जेस याद रखे, इजी है, लेकिन इसमें घुमाता किसमें है, केस कौन सा है ये पहचानने में गलती करवाएगा आपसे। तो ये ध्यान से आपने देखना है केस है कौन सा, ये रजिस्ट्रेशन वाला है, टाइमली रजिस्ट्रेशन वाला है, डिलेड रजिस्ट्रेशन वाला, या कि सेटिस्फैक्शन वाला है, टाइमली सेटिस्फैक्शन वाला या डिलेड सेटिस्फैक्शन वाला, या ये मॉडिफिकेशन वाला है, या ये रेक्टिफिकेशन। केस पहचानने में उलझाएगा वो, आपने डबल टाइम लगा के सही नतीजे पे पहुंचता है। उसके बाद जो लिखना है वो सिंपल होता है, उसमें कोई साइंस नहीं है, समझ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर किस में घुमाएगा, केस में, कि रेलिवेंट कौन से वाला केस है, कौन सी सिचुएशन है जो आपने लिखनी है, तो वो ध्यान से पहचाननी है आपने। डन जी, क्लियर। कोई और बात तो नहीं लिखी हुई क्या? मॉडिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स भी रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करने हैं, ये बोला है। हाँ तो ये भी कंपनी की जिम्मेदारी ही है, ये भी लिख दे। सेटिस्फैक्शन के बारे में नहीं, सेटिस्फैक्शन के बारे में लिखने की जरूरत, क्योंकि सेटिस्फैक्शन हुई नहीं है, सेटिस्फैक्शन तो अभी हुई नहीं है, तो सेटिस्फैक्शन के बारे में लिखना जरूरी नहीं। हाँ मॉडिफिकेशन, हाँ शायद मॉडिफिकेशन के बजाय लफ्ज़ सेटिस्फैक्शन लिखा गया है, तो सेटिस्फैक्शन वाली बात नहीं, क्यों, वो तो अभी हुई नहीं। हाँ मॉडिफिकेशन में नहीं लिखनी चाहिए, और ये लिखना चाहिए कि ये रजिस्टर्ड ऑफिस में रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये भी कंपनी की जिम्मेदारी है, ये भी लिखना चाहिए। डन जी, ये क्लियर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। मेन केस तो वही लिखा है ना जो हमने डिस्कस किया है, अब बस इक्का दो का पॉइंट है आगे पीछे। 4 कह रहा है ईगल लिमिटेड is finalizing negotiation for $2 million long-term loan with Oilbird International Bank Incorporation। लफ्ज इनकॉर्पोरेशन लिखा है, लिमिटेड नहीं लिखा। इससे मुझे पता चल गया कि ये किसी फॉरेन कंट्री का बैंक है, क्योंकि अगर पाकिस्तान का बैंक होता ना तो लिमिटेड लाजमी लिखा होता, बैंक भी कंपनी होते हैं। तो इससे मुझे अंदाजा हो गया, यूएस डॉलर से अंदाजा नहीं हुआ, क्यों, उसमें तो इंडिकेशन मिल गई यूएस डॉलर से भी कि बाहर, लेकिन पाकिस्तान में भी फॉरेन करेंसी में लोन लिया जा सकता है। असल मुझे यहां से पता चला नाम से, बल्कि साथ बल्कि नाम को भी गोली मारे, फॉरेन लैंडर बता दिया उसने। लैंडर कौन होता है, लोन लेने वाला, देने वाला। OIB requires security in form of charge on EL's immovable property in Pakistan by 12 मार्च। OIB ने कहा भैया लोन हम दे देंगे, आपने हमें पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे चार्ज रजिस्टर करवाओ 12 मार्च तक। While advised to register the charge, EL believes this is not necessary as OIB is a foreign bank। ये जरूरी नहीं क्योंकि OIB फॉरेन बैंक है। तो बताइए क्या चार्ज रजिस्टर कराना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। देखिए सुन ले, लिख ले, ना बैंक मैटर करता है ना प्रॉपर्टी मैटर करती है, कंपनी मैटर करती है, किधर है। यानी इसका मतलब क्या, ना बैंक मैटर करता है ना प्रॉपर्टी मैटर करती है, कंपनी मैटर करती है। एक लाइन लिख ले, क्या, ना बैंक मैटर करता है ना प्रॉपर्टी मैटर करती है, कंपनी मैटर करती है। इसका मतलब क्या, ये सुन लीजिए, बैंक चाहे पाकिस्तान का हो चाहे फॉरेन हो, रजिस्ट्रेशन लोन लिया तो रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी, ना बैंक मैटर करता है। इसका मतलब ये है कि बैंक चाहे पाकिस्तान में हो फॉरेन हो, रजिस्ट्रेशन करवानी है। ना प्रॉपर्टी मैटर करती है। अब इसका क्या मतलब है बोला कि प्रॉपर्टी से फर्क नहीं, पाकिस्तान में है फिर भी रजिस्ट्रेशन करवानी है, पाकिस्तान से बाहर है फिर भी रजिस्ट्रेशन करवाना। फर्क सिर्फ यह है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिर वो जब नॉर्मली पहुंचते हैं उसके बाद 30 दिन गिनने हैं। ना बैंक मैटर करता है ना प्रॉपर्टी मैटर करते है। मैटर क्या करती है कि पाकिस्तानी कंपनी है तो फिर रजिस्ट्रेशन होगी, अगर फॉरेन कंपनी है फिर इधर रजिस्ट्रेशन नहीं है। समझ रहे हैं? तो बताइए ये बैंक है फॉरेन, रजिस्ट्रेशन होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब उसका ख्याल गलत है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइज EL's मैनेजमेंट ऑन द फॉलोइंग। पहला, वेदर, विद whom एंड विद इन व्हाट टाइम फ्रेम डज EL नीड टू रजिस्टर द चार्ज।
वेदर क्या चार्ज रजिस्टर करवाना है? यस, क्यों? बिकॉज कंपनी पाकिस्तानी है। होम किसको चार्ज रजिस्टर करवाना है? चार को। व्हाट टाइम फ्रेम? विदिन 30 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ। अब यहां पे सुन ले, हाँ जी, लोन एग्रीमेंट अगर बाहर के मुल्क में साइन हुआ है तो 30 दिन कब से शुरू होंगे? जब वो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्स आते हैं रीजनेबली जितने दिनों में, उसके बाद। और अगर पाकिस्तान नहीं हुआ है तो डेट ऑफ साइन। ये तो चूंकि बाहर हुआ है, बाहर बैंक बाहर का है ना, तो इसके हाँ, तो ये कब रजिस्टर कराना है? सिर्फ 30 दिन लिखने चाहिए कि वो ये भी लिखना चाहिए कि जब डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में पहुंचेंगे। डन? तो ना बैंक मैटर करता है ना प्रॉपर्टी मैटर करती है, कंपनी मैटर। B. Assume EL was required to register the charge but failed to do so. State the consequences of such failure. चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या होगा? Void against liquidator and पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट कि चार्ज void हुआ है, लोन नहीं हुआ। ये समझ आ रहा है आपको? सिक्योरिटी अलग चीज है, लोन वो स्टिल लायबल टू पे है लेकिन है अनसिक्योर्ड क्रेडिट। और तीसरी बात में सुन लें, तीसरी बात कौन सी है भला? अगर सब्सिक्वेंटली किसी और ने चार्ज रजिस्टर करवा लिया तो उसका राइट पहले होगा, उसका राइट इफेक्ट नहीं होगा, उसका राइट पहले होगा इस बाद वाले से। ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। फिर से बताएं कॉन्सिक्वेंस में क्या 3 पॉइंट लिखने हैं? पहला ये कि वो चार्ज वॉइड है, दूसरा लोन स्टिल पेबल है, तीसरा जो जब लेट रजिस्टर करवाया जिसने, तो जिन लोगों ने पहले रजिस्टर करवाया है उनका राइट प्रायोरिटी का राइट रहेगा, उनका राइट बेहतर होगा बाद वालों की निस्बत। ये 3 पॉइंट नहीं, हाँ, वो जब तक रजिस्टर नहीं करवाते तब तक अनसिक्योर्ड होगा, ये दूसरा पॉइंट है। और अगर बाद में रजिस्टर करवा भी लिया तो फिर सिक्योर्ड हो गया तीसरे स्टेप में, अगर लेट रजिस्टर, लेकिन प्रायोरिटी जिन्होंने पहले रजिस्टर करवाया था उनकी होगी। ये हमने टाइम लाइन लगा के समझा था ना, मार्च मई कुछ। Assume EL registered the charge. However, 3 months after registration, repayment period loan is extended by OIB at EL's request. What will need to do in this scenario? Modification. Property तो वही है जो पहले थी, modification सिक्योरिटी में नहीं हुई तो वो तो लोन की टर्म्स एंड कंडीशन में हुई है, तो वो भी करवानी है। शाबाश, ये तो वही हो गया जो मॉडिफिकेशन वाला अभी पढ़ा हमने, है ना? वही हो गया ना, वही हो गया। तो बताए क्या हुआ फिर? समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ आया? वो कह रहा है, भैया कह रहा है रीपेमेंट पीरियड एक्सटेंड कर दिया तो लोन एग्रीमेंट में क्या हो गया? मॉडिफिकेशन टर्म्स चेंज हो गए। तो क्या मॉडिफिकेशन को भी रजिस्टर करवाते हैं? तो वही लिखना है, वही लिखना है, वही डन। आगे चले नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन पे चले जी। नजर आ रहा है ना आपको? नहीं आ रहा? कितने स्टूडेंट को नजर नहीं आ रहा? आ रहा? ओके, वरना बुक भी आपके सामने मौजूद। 5वां आखिरी क्वेश्चन आज का। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइज हाउ सीकेएल वुड गेट द चार्ज रिलीज्ड ऑन इट्स, ये बी है और ए भी है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस हाउ एडब्ल्यूएल्स फैक्ट्री बिल्डिंग्स कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम चार्ज रजिस्टर्ड इन फेवर ऑफ। कहानी पढ़ लेते क्या है? कह रहे अरमानी वीविंग लिमिटेड obtain a long term loan of ₹300 million from Dunhill Bank Limited against charge over its factory building. Charge was registered with the, ये तो सब कुछ ठीक हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गई। अब इसका मतलब कहानी किस तरफ जा सकती है? हाँ, मॉडिफिकेशन की तरफ, सेटिस्फैक्शन की तरफ। Up to December 21, AWL made regular payments and repaid 60% of the total loan amount. However, AWL
committed a default in the payment of the balance amount which is overdue since June 22. After negotiation, DBL has agreed to waive the markup along with 10% of the overdue loan, provided that AWL makes the payment of the entire outstanding amount by 10 मार्च 2023. उन्होंने कहा भैया लोन भी, इंटरेस्ट भी छोड़े, लोन भी छोड़ा, बाकी अमाउंट मुझे फौरी पे करें 10 मार्च तक. On 9 मार्च 2023, AWL paid the agreed amount to DBL. ठीक है जी. दिसंबर तक हुआ था सारा काम ठीक, लेकिन जून में उसने डिफॉल्ट किया और उन्होंने बोला कि मार्च तक पेमेंट कर दे. ठीक है, यानी जो उन्होंने एग्री हुआ 2022 में और पेमेंट की उन्होंने 2023. ओके. अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस हाउ AWL's फैक्ट्री बिल्डिंग्स कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम द चार्ज रजिस्टर्ड इन फेवर ऑफ DBL. कैसे, कौन से वाला केस है? सेटिस्फैक्शन वाला केस. पक्का? B, assuming that the charge has not been released till 15 सितंबर 2023 and AWL has entered into a contract with Calvin Klein Limited for the disposal of the said building. यानी चार्ज अभी भी मौजूद है और बिल्डिंग बैक को सेल किया जा. क्या चार्ज मौजूद हो तो प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है? पक्का? मेरा तो ख्याल है नहीं किया जा सकता है. बिल्कुल किया जा सकता है. रिक्वायरमेंट में कह रहे एडवाइस हाउ CKL वुड गेट द चार्ज रिलीज्ड ऑन इट्स ओन. क्या CKL खुद से भी चार्ज रिलीज करवा सकते हैं? लेकिन कंपनी लॉ में ये नहीं लिखा हुआ कि ये तो ड्यूटी है सिर्फ पार्टीज की, यानी जो कंपनी की ड्यूटी है कि इंटरेस्टेड पार्टी भी करवा सकती है. अगर चार्ज क्रिएट करवाना था वो कंपनी भी करवा सकती है, इंटरेस्टेड पार्टी भी करवा सकती है. चार्ज रिलीज करवाना हो सेटिस्फाई, वो कंपनी भी करवा सकते हैं, इंटरेस्टेड पार्टी भी करवा सकती है. क्या बायर इंटरेस्टेड पार्टी है? क्या बायर इंटरेस्टेड पार्टी है? तो पहले बताइए क्या इस प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त हो सकती है जो अंडर मॉर्टगेज हो? तो क्या सिर्फ कंपनी जो ओनर है और बैंक यही करवा सकते हैं कि इंटरेस्टेड पार्टी भी पेमेंट को रजिस्टर करवा सकती है? स्टेट पार्टी भी करवा सकती है. ठीक है जी. जरा देख ले, इसका सोल्यूशन पढ़ के देख ले, क्या यही कंसेप्ट है? चूंकि ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है इसलिए दोबारा रजिस्टर नहीं करवा रहा. CKL को क्या करना पड़ेगा रजिस्टर करवाने के लिए? एविडेंस. रजिस्ट्रार को करवाना पड़ेगा. रजिस्ट्रार को एविडेंस शो करवाएंगे, रजिस्ट्रार की सेटिस्फैक्शन होगी तो रजिस्ट्रार चार्ज रजिस्टर कर देगा. सॉरी, चार्ज नहीं, सेटिस्फैक्शन. मॉडिफिकेशन रजिस्टर ना करवाई तो फिर मॉडिफिकेशन वॉइड है, फिर रजिस्ट्रार. हाँ, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट में तो उसने मॉडिफिकेशन के बारे में नहीं ना पूछा. तो हाँ, तो केस स्टडी के अंदर किसी बात का वकूए का जिक्र किया है लेकिन रिक्वायरमेंट में नहीं पूछा, तो हमने क्या बताना है? रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट नहीं पूछा, उन्होंने कहा सर वो जो मॉडिफिकेशन हुई थी उसकी रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, कोई वो किधर फिट करे. नोट किया आपने? क्वेश्चन के अंदर चार्ज क्रिएट हुआ, मॉडिफाई हुआ, सेटल हुआ, मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा तो नहीं पूछा तो नहीं बताएंगे. सर हमने पढ़ा था कि पार्शियल सेटिस्फैक्शन भी हो सकती है. 60% भी पे हुआ, उसकी पार्शियल सेटिस्फैक्शन का जिक्र करेंगे. पार्शियल सेटिस्फैक्शन भी हो सकती है, तो क्या जो 60% तक अमाउंट पे हो गई थी उसका जिक्र करना है? मेरा एक ही आंसर, अगर रिक्वायरमेंट में उसने बोला है फिर करना है वरना नहीं. क्या रिक्वायरमेंट में कहीं उसने सेटिस्फैक्शन के बारे में पूछा है? सेटिस्फैक्शन के बारे में पूछा है? नहीं पूछा. देखिए वो हुआ क्या क्या हुआ, लोन लिया, पार्शियल सेटिस्फैक्शन की, मॉडिफिकेशन की, सेल किया, यही काम हो रहे हैं. बताना क्या चारों के बारे में है कि जिनके बारे में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो? ठीक, सिंपल. जो रिक्वायर किया उसके मार्क्स होते हैं, जो नहीं रिक्वायर किया उसके. डन जी. सॉल्यूशन में यही बातें लिखी है, यही सिचुएशन है. हाँ, एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे होगा, वो जाहिर है जुबानी मुझे याद थोड़ी है सारा 100% आंसर. लेट पे है तो फाइन देगा जब भी कोई लेट.
कहाँ पे? पार्ट बी में कह रहा है, किस जगह पे? Assume that charge has not been released till 15 सितंबर 2023 का मतलब ये है कि जो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया गया। रिलीज ऑफ चार्ज इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। डन। चले, ये था हमारे सारे क्वेश्चन। ज्यादा थोड़ी डिस्कशन हो गई क्वेश्चन की, लेकिन क्योंकि हमने पहले नहीं डिस्कस किए थे इस चैप्टर के, इसलिए ये था हमारा पहला लेक्चर आज का। यहाँ पे करते हैं ब्रेक। आपके पास है 7 मिनट की ब्रेक। घूम फिर है। चाय शाय के लिए भाई की तरह चाय शाय के लिए ऑर्डर कर दिया हुआ है? हाँ, शाबाश पड़ा। जैसे ही चाय आए बच्चों को फिर डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिएगा, ठीक है। अगर थोड़ी लेट हो गई तो हम कंटिन्यू कर देंगे, चाय फिर आपको क्लास के दौरान ही, ठीक है। लेकिन चाय पीते हुए आपने ध्यान रखना है एक दूसरे के ऊपर गिरानी नहीं है। ये 1-2 मुकवे हर सेशन में होते रहते हैं, इसलिए जहन में रखिएगा। और अगर गिर जाए तो फिर एक दूसरे लड़ना झगड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, आज का ये लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।